अरे अक्षय, कैसे याद किया आज? अरे सर, मेरी नई नौकरी लग गई। लग गई तो इतने सैड क्यों लग रहे हो? लेकिन इस जॉब को रिजाइन कैसे करूँ सर? रिजाइन करना, लेटर रिजिग्नेशन कैसे लिखना, ये तो इजी है। अभी तो 20 तारीख हुई। आपका नोटिस पीरियड कितना है? 1 मंथ का। तो आपको पता है कि आपको अब सैलरी सीधा 45 दिन बाद मिलेगी। 45 दिन बाद? अरे रिजाइन करने के पहले 100 चीज़ों का ध्यान देना होता है। रुको, सारी बातें बता दो। जब आप कोई नौकरी छोड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक साधारण सा ट्रांजैक्शन है, बस बोल देंगे कल से नहीं आ रहे, चलो बाय। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई नौकरी छोड़ रहे हैं, आप नौकरी ज्वाइन करने में गलतियाँ शायद ना करें, छोड़ते समय ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। और ये गलतियाँ सिर्फ ऐसी नहीं है कि ये मॉरली गलत है, ये आपने गलत किया, इससे आपके करियर को ही नुकसान होगा, ऐसी गलतियाँ। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका अनुभव कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। 1 साल का है, 2 साल का है, फ्रेशर हो, आप कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बेसिस पे जो है मैं आपके लिए अच्छे टिप्स और वीडियोस लेकर आऊँगा। कुछ एक जनरल बातें हम जान लेते हैं जॉब छोड़ने के समय या जॉब छोड़ने के पहले आपको जो ध्यान देना है। पहला तो मैं हर किसी से कहता हूँ कि क्या आपके पास अपने पर्सनल कॉस्ट, अपने घर का जो खर्चा है, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें मीट करने के लिए क्या बैंक में इनफ पैसे है, वो भी कितने, अगले 6 से 12 महीने सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आपके पास कल से नौकरी ना हो तो क्या आपके पास 6 से 12 महीने सर्वाइव करने के पैसे बैंक में पड़े हैं या नहीं। ये जॉब छोड़ने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट एक अच्छा हाइजीन होता है। तो अगर आप एक दूसरा जॉब ज्वाइन कर रहे हैं जहां आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो आई होप आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करेंगे और 6 से 12 महीने का ये रनवे हमेशा चला कर रखेंगे। और अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं बिना कोई नए जॉब ढूंढे या बिना कोई जॉब हाथ में हुए, तो आई रियली होप कि ये 6 से 12 महीने का रनवे आपके पास ऑलरेडी है। जब आप कोई कंपनी छोड़ रहे हैं तो आपको जो है एक हैंडओवर देना होता है। हैंडओवर, ये शब्द आपने सुना होगा, या ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो आप ये ट्रांजिशन या हैंडओवर कैसे करेंगे? जो नया व्यक्ति आपका काम लेगा, वो व्यक्ति जो है उसे आप ट्रेन कैसे करेंगे, या उस व्यक्ति के लिए आप क्या प्रिपेयर करेंगे। मेरे करियर में मैंने गुड बैड अगली ट्रांजिशंस के सारे वेरिएशंस देखे हैं। मैंने ऐसे भी एम्प्लॉयज़ देखे हैं जो जाते समय सोचते हैं कि मैं अब कंपनी का नुकसान करूँगा। मैंने ये ठान लिया कि मैं कोऑपरेट नहीं करूँगा। मैंने ये ठान ली है, मैंने ये मान लिया है कि कंपनी जो है बहुत ही तुच्छी है, कंपनी ने मेरे साथ बुरा किया और लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ बुरा किया, तो अब मुझे ये राइट है कि मैं कंपनी के साथ बुरा करूँ। मैं कंपनी के एक्सेस कंट्रोल रख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये नुकसान कर दूँगा, वो नुकसान कर दूँगा। लोग ऐसा भी करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे हिस्ट्री में जितने भी बड़े क्राइम हुए, जितने भी बड़े वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर हुए हैं, जितनी भी ऐसी तुच्छी चीज़ें हुई है, वो करने वाले ने अपने आप को कन्विंस किया था कि मैं सही कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साइलेंसिंग योर कंसेंस, अपने आप को कन्विंस करना कि जो मैं गलत काम कर रहा हूँ वो सही है। इस ट्रैप में आप ना फंसे, इस चक्कर में ना फंसे। आपकी ड्यूटी है, आपको सैलरी दी जा रही है कुछ काम करने के लिए, आपने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है और उस डॉक्यूमेंट में आपने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये काम मैं करूँगा, इस ड्यूटी के लिए मैं एक तरह से ड्यूटी बाउंड हूँ। तो प्रॉपर हैंडओवर करना, कंपनी से कोऑपरेट करना आपकी लीगल और मॉरल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट एक केस मेरे दोस्त की कंपनी में हुआ था जहाँ पर सामने वाले को चिंता थी कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसका जो आखिरी जो सैलरी है, तो उसने कंपनी का लैपटॉप रख लिया। बोला मैं नहीं दूंगा कंपनी का लैपटॉप, पहले सैलरी भेजो। तो ये भी आप जान लीजिए, अगर कंपनी ने आपको सैलरी नहीं भी दी है तो भी अगर आप कंपनी की कोई चीज़ ले जाते हो या कंपनी का नुकसान करते हो किसी तरह, तो वो इल्लीगल है। आपकी सैलरी नहीं देना भी इल्लीगल है, उसके लिए आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप अगर कुछ क्रिमिनल कर रहे हो तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उन्होंने सैलरी नहीं दी थी, उन्होंने ऐसा किया था, वो नहीं चलेगा। इनफैक्ट इस मामले में तो हम पुलिस स्टेशन तक चले गए थे और बहुत ख़राब सीन हुआ था और सामने में फिर उस एम्प्लॉय को एग्री करना पड़ा कि लैपटॉप मैं पहले दूंगा, मेरी गलती है, मुझे माफ़ करो, सैलरी जो बनती है मुझे दे देना। तो आप जो है रियलाइज़ कीजिए कि ये जो रिलेशनशिप है इतना टेंशन भरा नहीं होना चाहिए। जब आप कंपनी छोड़ रहे हो, बहुत ही ईजी हो सकता है अगर आप सिंपल रूल्स फॉलो करें और जो टिप्स मैं बता रहा हूँ उन्हें अपनाएं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके फ़ायदे की। आप बोलोगे ये तो कंपनी वाला है, खुद की कंपनी चलाता है, तो अपनी कंपनी की बात करें। देखो, मैं भी एम्प्लॉय रहा हूँ, तो मैं आपके तरफ से भी सोच रहा हूँ।
आपने कंपनी में जितने भी टाइम काम किया हो, 1 दिन काम किया हो या 10 साल काम किए हो, आपने क्या काम किया था, आपने जो काम किए क्या आपको डेमोन्स्ट्रेट करना हो किसी जॉब में या कहीं और 5 साल बाद भी, तो क्या आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? तो आपके जो वर्क सैम्पल्स है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, जॉब छोड़ने से पहले, रेजिग्नेशन लिखने से पहले आप इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करिए और अपने पास उस डॉक्यूमेंट को रखिए कि आपने क्या काम किया था, आपका अनुभव क्या है, क्या अच्छी चीज़ें की, क्या अवार्ड्स मिले थे, क्या रिकग्निशन मिले थे, क्या गड़बड़ हुई थी। हर चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अपने रिकॉर्ड्स के लिए होना चाहिए। इसमें से किसी चीज़ को अपने पास रखने के लिए या किसी चीज़ को अपने पास डाउनलोड करके रखने के लिए आपको डाउट है कि क्या ये चीज़ का सैंपल मैं अपने पास रख सकता हूँ, तो आप अपने बॉस से पूछ सकते हो और परमिशन ले सकते हो जॉब छोड़ते समय। तीसरी जो चीज़ है जनरल टिप्स में, वो है नोटिस पीरियड। ये नोटिस पीरियड जो है वो तो भैया बहुत ही ज़्यादा विवाद वाली चीज़ है। कई सारी कंपनीज जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेती है, 90 दिन का नोटिस पीरियड रखती है, बोलती है 3 महीने का नोटिस पीरियड है। मुझे तो ये बहुत गलत लगता है। बड़ी बड़ी कंपनी भी करती है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड देकर फिर जाओ। मेरे ख्याल से एक रीजनेबल नोटिस पीरियड 30 से 60 दिन के बीच का होता है। इनफैक्ट 60 भी ज़्यादा है, 30 से 45 दिन के बीच का होता है। अगर आप किसी सीनियर रोल में हो तो 60 दिन का नोटिस पीरियड मैं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा सीनियर रोल में हो तो 90 दिन समझता हूँ। कुछ केसेस में उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे किसी कंपनी का कोई सीईओ है तो वो आप जो है सिचुएशन इस वक्त जाने दीजिए। लेकिन ये जो नोटिस पीरियड है उसका निगोसिएशन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कब करना चाहिए, ये जो है आपको पहले कंसिडर करना है। देखिए, कंपनी जो है वो अगर आपको लगे मैं कल से नहीं आऊँगा काम पर, तो कुछ कर नहीं सकती लीगली। कोई स्लेवरी नहीं है यहाँ पर, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको आना ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं फ्यूचर में जहाँ आप इस कंपनी पर डिपेंडेंट रहेंगे। इसके मैं आपको 1, 2, 3 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला तो जो सही है वो सही है। दूसरा जो है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें हमेशा इस कंपनी का नाम रहेगा। अगर कोई अच्छी कंपनी में आप जॉब लेने जाते हो, जैसे मेरे मित्र है वो मुझे बता रहे थे कि कोई एक पुराना उनका स्टाफ है जो अब बहुत सारे मैसेजेस कर रहा है उन्हें, और वो मैसेजेस कर रहा है इसलिए क्योंकि उन्हें एक लेटर चाहिए कंपनी से। कोई अच्छी बैंक में उनकी नौकरी लग गई है, अब इनसे एक लेटर चाहिए जो कि रिलीविंग लेटर हो और बैकग्राउंड चेक का शायद ईमेल और कॉल भी आएगा उस बैंक से, क्योंकि एजेंसी लग जाएगी अभी बैकग्राउंड चेक करने, बड़ी कंपनीज लगती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड चेक है वो अब इनके पास ही आने वाला है। अब ये महाशय जिन्होंने ये नौकरी छोड़ी थी वो कुछ कैश कलेक्शन टाइप का काम करते थे तभी, तो उन्होंने कुछ कैश अपने पास रख लिया कंपनी का और जॉब छोड़ के चले गए। तो उन्होंने एक तरह से चोरी करके चले गए, बहुत ही खराब बात है, लेकिन आज फंस गए, कई सालों बाद आकर फंसे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मेरे साथ 10 साल पहले काम करते थे, आज भी उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मुझे ईमेल आते रहते हैं। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी है उससे रिलेशनशिप जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाकर भी नहीं रखना है तो आपको बिगाड़ कर भी नहीं जाना है। आपको जब नोटिस पीरियड की बात आएगी, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने वाले हैं वो प्रेशर डालेगी कि जल्दी ज्वाइन करो, और ये कंपनी बोलेगी नहीं पूरा करके जाओ, तो आप एक कन्वर्सेशन कीजिए दोनों पार्टी के साथ और उस कंपनी को बोलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ जल्दी हो सके, तो इस कंपनी को बोलिए हाउ कैन आई हेल्प यू। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जो कंपनी हायर कर रही होती है, कई बार जो है जो HR होते हैं, रिक्रूटर होते हैं, वो थोड़ी बदमाशी करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऑफर ले लेंगे हम, आप जल्दी आओ। तो उनको बोलो जब आपके यहाँ से मैं जाऊँगा तब भी ऐसे जा सकता हूँ बिना नोटिस पीरियड सर्व किए, तो शायद वो जो है समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हो कि जैसा आप मुझे कह रहे हो इस कंपनी के साथ करो, मैं आपके साथ करूँगा, चलेगा क्या? तो ये जो है आप यूज़ कर सकते हो सामने वाले से बात करने के लिए। कई बार मैंने देखा है मेरे कुछ यंग कलीग्स रोते हुए आते हैं कि मुझे जल्दी जाने दो, वो बोल रहे 3 दिन में ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चली जाएगी। मैं बोलता वो होगी, बड़ी कंपनी होगी, नामचीन कंपनी होगी, राइट, लेकिन वो ब्लफ मार रहा है। उसको बोलो कि आपके यहाँ से भी फिर 3 दिन का नोटिस पीरियड मुझे अलाउ करो, जब मुझे जाना हो लिख दो आप, मैं आ जाती हूँ 3 दिन में, और फिर जो है वो कंपनी मान जाती है ठीक है टाइम ले लो थोड़ा सा। तो आपको जो है थोड़ा सा वो निगोशिएशन समझना है, सिचुएशन क्या हो रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ जो एकदम अवॉइड करने हैं। पहला तो क्या आपको जो ऑफर मिला है वो वर्बली दिया गया है या राइटिंग में है, आपके पास प्रॉपर रिटन एक अच्छा ऑफर है जिसमें हर चीज़ की क्लैरिटी है कि CTC क्या है, ब्रेकअप क्या है सैलरी का, इनहैंड सैलरी क्या होगी, ज्वाइनिंग डेट क्या है, प्रॉपर ऑफर आपको मिला है नहीं मिला है। पता चला उन्होंने बोला कि हाँ हमारी तरफ से कंफर्म्ड है, आपने वहाँ जाके जॉब छोड़ दी और यहाँ पे राइटिंग में कुछ भी नहीं था और कुछ गड़बड़ हो जाए बीच में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। एक चीज़ आपको और करना है कि आप जब रिज़ाइन कर रहे हो आप सीधा HR को ईमेल मत लिख दीजिए कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ।
आपके बॉस से आप बात कीजिए, एक कन्वर्सेशन कीजिए कि ये नई जॉब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ रिज़ाइन कर रहा हूँ एंड ये मेरे करियर का आगे प्रोग्रेशन मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट जो मेरे बेस्ट कलीग्स रहे हैं पास्ट में, कुछ जिगरी, वो नई जॉब ढूंढने से पहले बता देती कि अब मैं सोच रहा हूँ कि नई जॉब ढूंढना शुरू करूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होता हमेशा। कई बार आपको जो है डिसाइड करने के बाद अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है, ज़्यादातर वैसे ही करना होता है। लेकिन आप पहले अपने बॉस को वर्बली इन्फॉर्म कीजिए, उनसे बात कीजिए, फिर रेजिग्नेशन का ईमेल जो है अपने बॉस को भेजिए, वो एचआर को लूप इन करेंगे, या अपने बॉस को पूछिए कि आपको एचआर को साथ में ईमेल करूँ, सिर्फ आपको करूँ, फिर जो भी प्रोसेस है आप कीजिए। लेकिन सरप्राइज ईमेल एचआर से आपके बॉस को जाए, मैंने ऐसा देखा है, मेरे एक फ्रेंड की कंपनी में हुआ था अभी कुछ समय पहले कि एचआर को ईमेल आ गया कि मैं जा रहा हूँ। एचआर ने बवाल मचा दिया कि अरे तुम्हारा बंदा जा रहा है, ये वो, ये बोल रहा अच्छा तुम, मुझे पता ही नहीं है क्या हो गया, वो ये बेचारे की बेइज्जती हो गई, फिर वो नहीं गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसने। तो सोचो, ये बेचारे की इमेज की तो बैंड बज गई कंपनी में। एचआर बोल रहे हैं कि ये अपने बंदे को संभाल ही नहीं सकता, सीधा रेजिग्नेशन मेरे पास आ जाता है। तो ऐसा मत करो यार, रिलेशनशिप है, साथ में काम किया है, यहाँ तो इन दोनों ने साथ में 7-8 साल से एक दूसरे को जानते थे, तो ऐसा मत होने दिया करो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है एक अपने आप को जाते समय थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो। कई सारी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, एक अच्छा कन्वर्सेशन करो और फिर प्लान करो। अच्छा, अब आप अगर सोच रहे हो कि रिज़ाइन कैसे करना है, रेजिग्नेशन का ईमेल कैसे लिखना है, वो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, टेम्पलेट वगैरह सब आपको मिल जाएगा, वो लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, एक और गलती जो लोग करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे। अब देखिए, आपको कंपनी से कोई लैपटॉप मिला है, कोई फ़ोन मिला है, आपके कंपनी में कुछ आपके सामान पड़े हैं पर्सनल, तो वो चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि कई कंपनी जो है आप रिज़ाइन करेंगे उसी के बाद से आपको कंपनी में एंट्री बंद हो जाएगी, आपका लैपटॉप और फ़ोन ले लिया जाएगा, कंपनी का लैपटॉप और फ़ोन मतलब जो आपको दिया गया था, और आप जो है उसमें से कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई आपके पर्सनल फाइल्स उसमें पड़े वो क्लीन नहीं कर पाओगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको समय दिया ही नहीं जाएगा। इनफैक्ट मेरा एक मित्र बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करता था, वो मुझे बता रहा था कि 10 साल मैंने इस कंपनी के लिए काम किया, बहुत ही सीनियर पोजीशन पे हूँ मैं, लेकिन जब मैं ये नौकरी छोड़ूंगा, जैसे ही मैं रिज़ाइन करूंगा, अब बस उस दिन के बाद से वो मुझे कहेंगे कि 2 महीने घर पे बैठ, पैसे ले और हमें जो है बाकी काम हम संभाल लेंगे। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ ऐसा करना पड़ता है, जैसे कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि आप जो है कहीं और जाओ मत काम करने, कॉम्पिटिटर के पास भी मत जाओ, लेकिन आज से ही आपका सारा एक्सेस बंद। इनफैक्ट अभी एलॉन मस्क साहब ने ट्विटर कंपनी खरीदी, तो ट्विटर कंपनी में सैकड़ों लोगों के पास एक्सेस था कि हम जो है कुछ गलत हो रहा है प्लेटफॉर्म पे तो कोई ट्वीट को रोक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। वो एक्सेस को कम करके सिर्फ 15 लोगों के पास छोड़ दिया गया है थोड़े से पीरियड के लिए, क्योंकि एक नया कंपनी का ओनर आया है, एक नया सिस्टम आ रहा है, तो कोई जाते जाते कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए जो है वो एक्सेस को कम कर दिया गया। सो कंपनी कई बार ऐसे डिफेंसिव स्टेप्स लेती है जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ लेना था, कुछ वर्क सैंपल सेव करना था, या कोई पर्सनल फाइल रह गया है, या कुछ और करना था, उसका आपको मौका ही नहीं मिले। तो रिज़ाइन करने से पहले उन चीज़ों को आप जो है प्लान कर लो, सोच लो और एग्जीक्यूट कर लो। अब एक गलती अक्सर जो लोग करते हैं, ये नोटिस पीरियड में गलती होती है या फिर जॉब छोड़ते समय, कि अपने सारे जो भाई बंधु है, अपने जितने भी दोस्त मित्र है, यार है, अपने एग्जिस्टिंग कंपनी है, उनके साथ बैठ के चाय सुट्टा करते हुए या लंच टेबल पे कंपनी के अंदर बैठ के ये जता रहे हो कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मेरी तो नौकरी यहाँ लग गई, वो हो गई है, मैं तो यहाँ पे ये करूँगा वो करूँगा। देखो, आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो सब आपके लिए हैप्पी भी है कि आप जा रहे हो, कुछ अपने लाइफ में अच्छा करोगे, लेकिन अपना सारा फोकस, आपकी जो एक्साइटमेंट है, उसे बहुत ज़्यादा बाहर टेबल पे लाना कि मैं नया कुछ करने जा रहा हूँ, ये सिंपली पुट अनप्रोफेशनल होता है। क्योंकि वो सब ही वही काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपके बिना काम कैसे चलेगा यहाँ पर। एक आध कोई खास आपके गोटी हो, उनके साथ आप जो बात करो बाहर जाके ऑफिस के, वो ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये एक मेरा रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप पे कॉमा लग रहा है और मैं कुछ नया चालू कर रहा हूँ, ये एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। कुछ और गलतियां जो है उनके बारे में हम मनी रिलेटेड जो बातें करेंगे, पैसों की बातें करेंगे आगे इस वीडियो में, उस सेक्शन में देखेंगे। लेकिन उसके पहले अब कुछ सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और आपसे कई बार कहा है, रिलेशनशिप एंड पीपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप करियर में कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना प्रोग्रेस करेंगे फ्यूचर में 10, 20, 30 साल में, उसकी नींव अभी आज रखी जा रही है। तो आप जो है
थोड़े से मेरे वो वीडियोस देखिए कि 1 थिंग यू नीड टू डू टू सक्सीड इन योर करियर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। लेकिन ये जो पीपल वाला एंगल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। देखिए, आप जो है जा रहे हो कंपनी छोड़ के, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको कंपनी से जाना है, आपको नई नौकरी मिल गई है, तो अब जो है आप जो भी करेंगे आप अपना नुकसान ही कर सकते हो, फ़ायदा तो बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ कि एक फ़ायदा आप कर सकते हो अपना जाते जाते, बहुत ही ईजी फ़ायदा। आपकी अगर कोई एग्ज़िट इंटरव्यू नहीं ली जा रही है तो आप खुद शेड्यूल करो कि मेरा एग्ज़िट इंटरव्यू लो, मुझसे बात करो जब मैं जा रहा हूँ, हम एक फॉर्मल इंटरव्यू करेंगे। वो इंटरव्यू एक मौका होता है जहाँ आप कंपनी से फीडबैक ले सकते हो और कंपनी को फीडबैक दे भी सकते हो। लेकिन ये कंप्लेन सेशन नहीं है जहाँ आप अपनी कंप्लेंट्स गिना दो, वो करने का मौका था जब आप एम्प्लॉय थे। अब जो है आप कुछ फीडबैक दे सकते हो कि इंप्रूव कैसे हो सकता है, जिसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। और इसी तरह कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अपने लिए ले सकते हो कि जो गलतियां आपने शायद की हो या जो आप में कुछ शॉर्टकमिंग्स हो, उन पर आप काम कर सको, फोकस कर सको, सोच सको उनके बारे में और आगे चल के अपने करियर में सक्सीड करो। सो एग्जिट इंटरव्यू जो है उसे आप ज़रूर कीजिए। एक और चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, जब आप जॉब छोड़ रहे हो, नोटिस पीरियड में हो या जस्ट जॉब छोड़ा है, वो सबसे सही समय होता है रिकमेंडेशंस लेने का, अपने कलीग से, अपने सीनियर्स से, अपने कभी कभी जूनियर्स से भी। ये रिकमेंडेशंस जो है, अगर कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन हो या कोई आपको अवार्ड मिला था तो राइटिंग में भी आप एचआर से मांग सकते हो, या फिर लिंक्डइन पर रिकमेंडेशंस आप अपने प्रोफाइल पर अपने कलीग से मांग सकते हो। अगर आप जॉब छोड़ने के बाद 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद याद करूँगा अरे रिकमेंडेशन लिख देना, हमने 5 साल पहले साथ में काम किया था, कोई नहीं लिखेगा। ये मौका होता है रिकमेंडेशंस लिखवा लेने का जब लोहा गर्म हो। बाद में लोग सोच के याद करके नहीं लिख पाते हैं इतने जल्दी से। तो लिंक्डइन रिकमेंडेशंस और ये जो आपको पॉजिटिव अपने प्रोफाइल को बूस्ट देना है फ्यूचर में, उसके लिए आज काम कीजिए। जब आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी टीम, आपके यार, आपके दोस्त जो है एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी या केक कटिंग आपके लिए करें, आप भी उनके लिए कुछ लाइए, कुछ कीजिए। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो मैं सबके लिए पानी पूरी लेकर गया था, राइट, घर से बनाकर एकदम। मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट पानी पूरी बनाती है, तो वो पानी पूरी मैं सबके लिए लेकर गया था, पूरी ऑफिस को पानी पूरी खिलाई थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। एक वार्म सेंड ऑफ था, तो मुझे अच्छा लगा था वो। तो आप अपने यार, दोस्त, मित्र, एक्स कलीग्स के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक वार्म सेंड ऑफ अच्छी चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं रुपए पैसों की और उसमें क्या गलतियाँ हो सकती है, क्या चीज़ों का ध्यान देना। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने समझो रिज़ाइन किया है 20 तारीख को और अब आपका 30 दिन का नोटिस पीरियड है, आप अगले महीने के 20 तारीख को रिलीव होने वाले हो, 19 तारीख को रिलीव होने वाले हो जॉब से। कई सारी कंपनीज का ये पॉलिसी होता है कि वो जो है आपको इस महीने की सैलरी नहीं देंगे, वो अब सीधा आपको फुल एंड फाइनल करेंगे अगले महीने की सैलरी के साथ। मतलब अगले 50-60 दिन तक आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आपका फुल एंड फाइनल नहीं होता। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो? क्या आपको कंपनी के इस पॉलिसी के बारे में पता है? इसके बारे में पहले ही जानकारी ले लो। रिज़ाइन करने के बाद पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। सो आप अपने रेजिग्नेशन के डेट को प्लान कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हो। तो ये एक जानकारी जो है आप पहले से ले लीजिए। क्या आपने कंपनी से कोई रीइंबर्समेंट लिया था? आपने कंपनी के लिए कोई फ़्लाइट टिकट बुक की या कोई चीज़ खरीद के लाए और आपने कंपनी से उसके लिए पैसे लिए थे कि बिल सबमिट करके ये पैसे मुझे दे देना। वो आपकी सैलरी में कई बार जुड़ के आता है वो पैसा, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। अब कई बार जब है कोई जा रहा हो तब पूरी अकाउंट डिपार्टमेंट बैठती है कि अच्छा उसका पूरा खाता देख लेते हैं, और फिर कोई देखेगा इस महाशय को तो 5,000 रुपये ज़्यादा दिए थे हमने 4 महीने पहले, तो वो भी काट लेते हैं, लेकिन वो था रीइंबर्समेंट। तो वो हो सकता है वो बोलेंगे कि ये एक्सप्लेन करो 5,000 क्या चीज़ का था। आपको परेशान कर सकते हैं वो छोटे छोटे इन खर्चों के लिए। अच्छा इसका बिल दे दो, इसका बिल नहीं दिया था, वो नहीं दिया था। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपने कंपनी से क्या रीइंबर्समेंट क्लेम किया है, क्या हिसाब किताब था, आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि तभी हो सकता है जब वो FNF हो रहा है, आप कंपनी से ऑलरेडी बाहर हो, कंपनी के ईमेल आईडी का आपके पास एक्सेस भी नहीं होगा। तो ये जो है जब आप कोई रीइंबर्समेंट ले रहे हो वो आपके एज एन इंडिविजुअल, एज एम्प्लॉय नहीं, एज एन इंडिविजुअल एंड कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन है। तो उन बिल्स का कॉपी, उन सारे हिसाब का जो कॉपी है उसका पूरा चिट्ठा आपके पास होना चाहिए। इसका आप ध्यान दीजिए। कई लोग ये गलती करते हैं और फिर लास्ट में जाते जाते अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जानबूझ के ये नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी कोई पेपर मिसिंग हो गया, खो गया, कोई जॉब छोड़ के चला गया, सिस्टम में कोई चीज़ मिली नहीं, बहुत ज़्यादा कठिनाई उनकी भी होती है, स्पेशली जब कोई प्रोसेस या सिस्टम ना हो, कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहा हो। तो आप ध्यान दीजिए, इस चक्कर में बवाल में आप मत फंसिए। आप जो है अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए कि ये देखो भाई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं भेज देता हूँ, रेडी रहना इसके लिए। आपका जो PF अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, जिसमें जो है आपके पैसे कट के जमा हो रहे हैं कंपनी की तरफ से, एक तो आप इंश्योर कीजिए कंपनी ने पैसा प्रॉपर्ली जमा किया है अभी तक का,
एंड जब आप छोड़ते हो तो वो आपको नए एम्प्लॉयर में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस कंपनी के पास जाना पड़ता है, इनसे कुछ ऑथराइजेशन ऑनलाइन करवाना पड़ता है। अब अगर आप यूं ही उठ के भाग गए थे, रिलेशनशिप सही नहीं रखा था, तो वो भी आपको ये एक और जगह जब फंसा सकते हैं पीएफ में। तो ध्यान रखिए कि उनके पास आपको कई बार हो सकता है जाना पड़े, एक 2 साल भी जाना पड़े कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसका प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। लीव्स, अगर आपके पास 10-15 छुट्टियाँ पड़ी है तो क्या वो छुट्टियाँ आप रिज़ाइन करोगे तो लैप्स हो जाएगी? तो आप कंसिडर कर सकते हो कि छुट्टी पहले ले लो, या क्या वो इन कैश होने वाली है, लीव पॉलिसी समझ लो। इन मेनी केसेस आप सोचेंगे ठीक है वो लीव्स जाने दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए उन लीव्स के साथ क्या होने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जा रहे होते हैं, उन्होंने ज़्यादा लीव्स ली होती है, क्योंकि लीव्स का कोटा पूरे साल का मिलता है, लेकिन आपने साल के पहले ही थोड़े ज़्यादा लीव्स ले लिए थे, तो जितने लीव्स आपने एक्स्ट्रा लिए थे उसकी सैलरी कट भी जाएगी जब आप जा रहे हो, लास्ट सैलरी में से वो डिडक्शन भी आ जाएगा। फिर कई बार जो होता है कि कुछ टैक्स के डिडक्शंस होते हैं कि जो टीडीएस काटना था, ये करना था, वो मार्च के पास या जनवरी फरवरी मार्च में कंपनी डिडक्ट करती है, लेकिन आप जा रहे हो सितंबर में, तो वो डिडक्शंस शायद सितंबर में ही आ जाए, कुछ एडिशनल डिडक्शंस हो तो। अगर आपने टैक्स के डिक्लेरेशन नहीं दिए तो आप एचआर से जो है फाइनलाइजेशन के पहले ही समझ लो, रिज़ाइन करने के बाद, कि ये सब क्या होने वाला है, और लीव पॉलिसी तो आप रिज़ाइन करने के पहले ही क्लैरिफाई करके प्लान कर लो। तो देखो, रुपए पैसों के अराउंड भी इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप नई जॉब लेते ही तुरंत अपने खर्चे ना बढ़ाएं। हाउ टू थिंक अबाउट कि सैलरी बढ़ गई तो अपने खर्चे को कैसे मैनेज करूं, उस पर मेरा सिर्फ 30 सेकंड का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम।